हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्य एडवेंचर्स। आज के वीडियो में हम रॉप एम्पोरियम से जो रेड टू विन चैलेंज है उसे सॉल्व करेंगे और स्पेसिफिकली आर्म आर्किटेक्चर को। आर्म आर्किटेक्चर इसलिए चूज़ कर रहा हूँ मैं क्योंकि इसके जनरली कोई ट्यूटोरियल्स नहीं है और हम जनरली जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वो x86 और 64 बिट सिस्टम का करते हैं और आर्म का करते हैं, लेकिन उतना लोगों को नॉलेज नहीं है और मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना इसका वीडियो बनाए। तो इसमें से हम जो रेड टू विन जो फर्स्ट चैलेंज है इसको सॉल्व करेंगे रॉप एम्पोरियम में। तो वो सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना हो कि रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मतलब हम अचीव कर सकते हैं अगर प्रोग्राम में बफर ओवरफ्लो है। तो बफर ओवरफ्लो क्या होता है, तो अगर देखिए जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है, एक्चुअल में अगर जैसा बफर है मेरा कोई मेन में, जैसा कि बफर 16 बाइट्स का है और अगर आगे जाके कोई ऐसा ये है स्टेटमेंट है जिसमें मतलब मैं बफर में कुछ डेटा ले रहा हूँ यूज़र से और 16 के जगह फॉर एग्जांपल जैसा 100 बाइट्स ले रहा हूँ, तो क्या होगा कि ये है तो 16 बाइट्स का, और अगर जैसा कोई सी जैसी लैंग्वेज है जिसमें मतलब कि कुछ मेमोरी चेकिंग वगैरह नहीं होती है, तो वो क्या करेगा कि वो अलाउ करेगा कि 16 के बाद भी लिखे। तो क्या होगा कि ये 16 तक लिखेगा और उसके आगे भी लिखेगा। अब स्टैक में कैसा होता है कि यहाँ पे होते हैं मेरे लोकल वेरिएबल्स, फिर यहाँ पे मेरा बफर होगा कहीं बीच में या स्टार्टिंग में भी हो सकता है 16 बाइट्स का, फिर यहाँ पे कुछ और लोकल वेरिएबल्स और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ और हो सकता है कंपाइलर जो डालता है, और यहाँ पे होता है मेरा रिटर्न एड्रेस। तो अगर मेरा फॉर एग्जांपल अभी समझते हैं कि स्टार्टिंग में ये, तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा स्टैक है, तो अगर हम समझते हैं कि यहाँ पे बफर ओवरफ्लो है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं डेटा राइट करते जा रहा हूँ, तो 16 हो गया। इसके बाद फिर मैंने लोकल वेरिएबल्स को भी ओवर राइट कर दिया और फिर मैं यहाँ पे आ गया रिटर्न एड्रेस जो है मेरा, उसको भी मैंने ओवर राइट कर दिया। तो ओवर राइट कर दिया, इससे क्या होगा कि जब भी मतलब एग्जीक्यूशन फंक्शन का ख़त्म होगा तो वो क्या करेगा कि स्टैक में दिखेगा कि हाँ मुझे कहाँ पे रिटर्न होना है, तो उसे दिखेगा कि रिटर्न एड्रेस तो ये है, तो वो यहाँ पे रिटर्न करने को करेगा। पर एक्चुअल में ये क्रैश होगा क्योंकि जो 414141 है, अगर वो कॉन्टेक्स्ट में अगर वो कोई सही एड्रेस रहा तो बराबर रन होगा, नहीं तो क्रैश होगा। तो रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक्चुअल में ऐसा होता है कि मेन हम इसी को एक्सप्लॉइट करते हैं कि हम ओवरफ्लो करते हैं बफर को तब तक कब यहाँ तक, ये बाउंड्री तक, और जहाँ पर रिटर्न एड्रेस को हम जब ओवरराइट करना चालू करते हैं तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस लिखते हैं। तो अपने एड्रेस में हम कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये जैसा कोई वैलिड एड्रेस होगा तो हमने ये लिख दिया। तो एक्चुअल में क्या होगा, जब मैं फंक्शन से रिटर्न करूँगा तो वो क्या करेगा कि स्टैक से ये वैल्यू उठाएगा और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को बताएगा कि हाँ कि हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट करना है और यहाँ पे जंप करेगा। पर ये एक्चुअल में ये हमारा फंक्शन है या हमारा कोड है यहाँ पर जो हमने राइट किया है, और ये यहाँ पे जंप करके हमें कोड एग्जीक्यूशन देगा। तो मतलब बेसिकली रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हमें कोड एग्जीक्यूशन मिलता है कि हम एज अ एक्सप्लॉइटर हम एग्जीक्यूशन फ्लो को चेंज करते हैं कि जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन ना होते हुए वो अब जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे जंप करेगा। तो ये हो गई x86 x64 की बात। पर आर्म में बात थोड़ी सी अलग होती है, ये हो गई x86 या x64 की बात हो गई। ओके, तो अब आर्म की तरफ आते हैं। तो आर्म में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है कि जो हमारा x86 में क्या होता है कि जो रिटर्न एड्रेस होता है वो हम स्टैक में स्टोर कर देते हैं, ताकि मतलब कि जब भी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो तो वो स्टैक में ढूंढेगा कि कहाँ रिटर्न करना है, वो वहाँ से वैल्यू उठा के वहाँ पे रिटर्न होगा। और आर्म में क्या होता है कि आर्म में एक स्पेशल रजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं लिंक रजिस्टर, जो कि मतलब कि एड्रेस स्टोर करता है कि कहाँ पे रिटर्न होना है। तो मतलब जब भी मैं अगर कोई फंक्शन कॉल करूँगा तो जहाँ मतलब उसके एक जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी वहाँ पे उसे रिटर्न होना होगा, तो वो क्या करेगा कि लिंक रजिस्टर में वो एड्रेस को स्टोर कर देगा कि जब भी वो अगर रिटर्न होगा तो वो LR से वैल्यू उठाएगा लिंक रजिस्टर से और वहाँ पे जंप करेगा। वो BXLR ये इंस्ट्रक्शन से वो वापस रिटर्न होता है। तो मतलब यहाँ पर अगर हमें एक्सप्लॉइट करना है रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर हमें करना है तो हमें या तो कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन ढूंढना पड़ेगा जो LR की वैल्यू को चेंज कर रहा हो, पर ये जनरली होता नहीं है क्योंकि बहुत कम इंस्ट्रक्शंस होते हैं। हम जनरली प्रोग्राम में ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखते ही नहीं है कि जो लिंक रजिस्टर से मतलब उससे कोई डेटा उठाए या उस पर डेटा डाले, ऐसे बहुत कम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। जनरली सिर्फ जंप और कॉल वगैरह के इसमें ही हम यूज़ करते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं कि हम एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते हैं। कुछ केसेस में आर्म क्या करता है कि जो लिंक रजिस्टर से जो वैल्यू है, जो हमारा मतलब कि रिटर्न एड्रेस होता है, वो स्टैक में भी स्टोर करता है। लेकिन वो कौन से केसेस में, फॉर एग्जांपल जैसा कि कोई एक फंक्शन है जैसा मेन है हमारा,
अगर मैं मेन से कॉल कर रहा हूँ एक फंक्शन, जैसा कि एक पावर का फंक्शन है, समझ लो कि पावर फंक्शन कॉल किया, मतलब कि यहाँ से जब जंप करेगा तो मैं क्या करूँगा कि एल आर का जो एड्रेस है, मतलब एल आर में मेन का एड्रेस डालूंगा, क्योंकि मुझे पावर एग्जीक्यूट करने के बाद मेन में वापस रिटर्न करना है। मैंने मेन में एल आर में मेन का एड्रेस डाल दिया। अब फॉर एग्जांपल कि वो पावर के अंदर से भी कोई और मैथमेटिकल फंक्शन या कुछ भी कोई फंक्शन कॉल कर रहा है, तो मतलब कि थेरोटिकली क्या होना चाहिए कि एल आर यहाँ पर पॉइंट करना चाहिए पावर में, क्योंकि हमें पहले मैथ का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर पावर का कंप्लीट करना पड़ेगा, और फिर मेन में वापस आना है। तो अगर मैं एल आर में इसकी वैल्यू डाल दूँगा पावर की, और फिर पावर जब खत्म होगा तो फिर तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना कि कहाँ पर रिटर्न करना है, क्योंकि एल आर तो हमने ओवरराइट कर दिया। तो इस केस में आर्म क्या करता है कि अगर उसे समझ में आया कि और फंक्शंस कॉल होने वाले हैं, तो उसके पहले ही वो क्या करता है कि स्टैक में स्टोर कर देता है एल आर को। तो क्या होता है कि ये इंस्ट्रक्शन रन करके वो क्या करता है कि एल आर को स्टैक पे स्टोर कर देता है, कि जिससे मतलब कि अगर कितने भी फंक्शन कॉल्स हो तो हमें पता रहेगा कि हाँ कि हमने स्टैक में रिटर्न एड्रेस स्टोर रखे। तो ये सिमिलर हो गया x86 से, क्योंकि x86 में भी सेम यही चीज़ होती है कि हम रिटर्न एड्रेस को उसमें स्टोर करते हैं। तो सेम हो गया कि मतलब हमें भी ओवरफ्लो करते जाएंगे कब तक, जब तक कि हमें रिटर्न एड्रेस मिलता नहीं। तो यहाँ पर भी हम सेम टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जो हम x86 x64 में यूज़ करते हैं। तो अब ये हो गए थेरी पार्ट। अब प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। तो ये जो ropemporium.com है, ये साइट से हम फर्स्ट चैलेंज को सॉल्व करेंगे, रेड टू विन। तो रेड टू विन सिंपल सा है, इसमें सिर्फ एक हमें बाइनरी दी है। अगर मैं इसमें जो चैलेंज में हमें चीज़ें मिली है वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर ये दो ही चीज़ मिली थी, एक flag.txt और आर्म रेड टू विन आर्म v5 की। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ये प्रोग्राम को एक्सप्लॉइट करना है रेड टू विन को, जिससे हमें flag.txt रीड करके हमें बताए। हम ऐसा समझेंगे कि flag.txt हम रीड नहीं कर सकते, वो कोई हायर प्रिविलेज वाला यूज़र ही कर सकता है, और सिर्फ हमको अगर एक्सेस करना है तो हम सिर्फ ये प्रोग्राम से कर सकते हैं। तो अगर स्टार्ट करूँ मैं, तो रन करूँगा मैं, तो ये पहले ही बताता है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये इसमें ये जो बाइट्स बफर है वो 32 बाइट्स का है, और उसमें वो ट्राई कर रहा है 56 बाइट्स का यूज़र इनपुट लेने का। तो क्लियरली मतलब यहाँ पे एक बफर ओवरफ्लो है। तो अगर मैं जैसा बहुत सारे यहाँ पर एज दे दूँ, फॉर एग्जांपल 32 के ऊपर, और अगर मैं ये रन करूँ तो यहाँ पे इसने बताया कि ये अनकॉट सिग्नल और ये सेगमेंटेशन फॉल्ट कोडम। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेग फॉल्ट हुआ। तो सेग फॉल्ट हुआ मतलब कि कुछ तो भी प्रॉब्लम, प्रोग्राम में कुछ तो भी प्रॉब्लम हुई, तो हमें वो चेक करना होगा कि क्या प्रॉब्लम हुई। तो उसके लिए हमें लगेगा डीबगर। तो उसके पहले एक चीज़ बताता कि मतलब कि x86 में हम आर्म कोड को कैसे रन कर सकते, क्योंकि अगर इसका मैं फाइल टाइप देखूँ तो ये एक्चुअल में है 32 बिट LSB आर्म फाइल, लेकिन जो मेरा सिस्टम है वो x64 है, ubuntu x64 बिट सिस्टम है। तो अगर मुझे आर्म कोड रन करना है तो उसके लिए मुझे लगता है कीमू यूज़र, जो कि sudo apt इंस्टॉल से कर सकते हैं। तो वो इंस्टॉल होने के बाद मैं डायरेक्टली कीमू आर्म करके भी कर सकता हूँ, या अगर मैं जैसा हम जनरली हम प्रोग्राम रन करते हैं, अगर मैं ऐसा भी करूँ तो वो कर्नल खुद ही डिसाइड कर लेगा कि कौन सा वो यूज़ करना है, और वो खुद ही रन भी कर देगा। तो अब ये होगा रनिंग का पार्ट। तो अब हमें इसमें पता चल गया कि यहाँ पर बफर ओवरफ्लो है, और हम यहाँ पर रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो अभी हमें स्टार्ट करना है कि एक्सप्लॉइट करना। तो पहले तो ये समझना होगा कि प्रोग्राम है कैसा, तो थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। तो मैं इसमें रडारे 2 में ओपन कर लेता हूँ। तो रडारे 2 में अगर AAA करूँगा तो वो पूरा एनालाइज करता है, और AFL कमांड से पूरे फंक्शंस लिस्ट करता है। तो ये मेन है। तो अभी मुझे मेन को डिसअसेंबल करना है, तो मैं क्या करूँगा, एस से क्या होता है, सीक। तो रडारे में एक्चुअल में ये कर्सर होता है, कि ये बताता है कि अभी ये कर्सर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो अभी मुझे कर्सर कहाँ पे पॉइंट करना है, मेन में। तो मैं क्या करूँगा, एस मेन, तो इसका मतलब है सीक में। तो ये इसका एड्रेस चेंज हो गया, ये मेन का एड्रेस। अब मैं प्रेस करूँगा कैपिटल V 2 बार। तो कैपिटल V प्रेस करूँगा तो ये मुझे ग्राफ व्यू मिल गया इसका। तो अब ये देखोगे तो ये तो सारे मतलब आर्म के इंस्ट्रक्शंस है। अभी आर्म असेंबली सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैलेंज में उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो सिर्फ इतना समझना है कि ये जो BL इंस्ट्रक्शन होता है, ये जो BL इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब होता है कॉल, की मतलब कि ये फंक्शन कॉल करेगा और रिटर्न उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आएंगे। जैसे यहाँ पर कॉल करेगा तो उसके बाद ये यहाँ पे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो एक दिख रहा है मेन कॉल की, यहाँ पे ये sim.pwnme कॉल कर रहा है। तो वहाँ पे सीख करूँगा मैं फिर से s sim.pwnme, ठीक है। 2 बार एंटर प्रेस करूँगा।
तो ये आ गया। तो ये मेन हमारा फंक्शन है जिसको हमको एक्सप्लॉइट करना है। यहाँ पे वही जो हमने स्ट्रिंग्स देखेंगे थे स्टार्टिंग में, ये वही प्रिंट कर रहा है कि ये 56 बाइट्स का इनपुट लेगा, और ये हो जाने के बाद सॉरी हाँ, तो यहाँ पर ये आखिरी में ये पॉप कर रहा है स्टैक से। अगर स्टार्टिंग में देखो तो ये LR को पुश कर रहा है स्टैक में यहाँ पर, और एंडिंग में उसको पॉप कर रहा है PC में। तो जनरली ARM में हम डायरेक्टली PC को से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो ये PC में ले रहा है, मतलब कि एग्जीक्यूशन रिटर्न होगा, मतलब कि फंक्शन रिटर्न होगा। तो ये इतना हो गया। अब मेन हमें रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना है, रिटर्न करना है कहीं पे, लेकिन कहाँ पर रिटर्न करना है। तो अगर ये साइट में देखें तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि हमें एक रेड टू विन फंक्शन है इसके अंदर में बाइनरी में, जहाँ पे हमको रिटर्न करना है, और अगर वहाँ पर रिटर्न करेंगे तो वो हमें फ्लैग प्रिंट करके बताएगा। तो देखते हैं यहाँ पर है क्या। फिर से मैं कोलन प्रेस करूँगा और AFL, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक रेड टू विन करके एक फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे सीक करूँगा फिर से रेड टू विन में, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हाँ ये कर रहा है बिन कैट फ्लैग, और ये सिस्टम कॉल कर रहा है, मतलब कि हमें flag.txt को रीड करके इसका आउटपुट बताएगा। तो ये हो गया बेसिक। अब हम स्क्रिप्ट लिखना ओके। तो स्क्रिप्टिंग की तरफ आते हैं। तो मैंने पहले एक सिंपल सी स्क्रिप्ट लिखा हूँ जिसमें मतलब कि कुछ हेल्पर फंक्शंस मैंने पहले डिफाइन किया कि जैसे ये जो बाइट है, वर्ड है, डीवर्ड, कीवर्ड। ये एक्चुअल में अगर पोन टूल्स पता है तो उसमें हम जो P32 करते हैं ये है डीवर्ड जो मैंने डिफाइन किया है, जो P64 होता है वो कीवर्ड है। तो ये वही है कि मतलब मैं पोन टूल्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल मतलब बेसिक सिर्फ पाइथन के स्क्रिप्टिंग से यूज़ करके प्योर पाइथन में ही कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने एक पैटर्न वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें मतलब कि एक पैटर्न होगा कि जो मुझे समझ में आएगा कि हाँ कि प्रोग्राम में देने के बाद कि मैं समझेगा कि ये मेरा इनपुट है और मैं क्या क्या रजिस्टर्स कंट्रोल कर रहा हूँ, रिटर्न एड्रेस किससे कंट्रोल कर रहा हूँ, तो वो समझ में आएगा। और फिर मैंने एक पेलोड वेरिएबल बनाया जिसमें पैटर्न को मैंने एनकोड किया मतलब कि इसको ये स्ट्रिंग फॉर्म में, तो मैंने इसको बाइट्स में कन्वर्ट किया और उसको प्रिंट करूँगा कि प्रिंट कर रहा हूँ कि देखेंगे कि क्या है। और वही पेलोड को मैं क्या कर रहा हूँ कि एक टेम्प फाइल मैंने क्रिएट किया, उसमें मैं इसको राइट भी कर रहा हूँ कि ताकि हम प्रोग्राम में इजीली इसको दे सके। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ स्क्रिप्ट को तो मुझे दिखेगा कि इसने पूरे प्रिंट कर दिया कि ये पहले पूरे कैपिटल लेटर्स A से Z तक और उसके बाद पूरे स्मॉल लेटर A से Z तक। ये मतलब ये पैटर्न हमें समझ में आएगा कि A है फिर B फिर C, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ कि कौन से रजिस्टर्स हम कंट्रोल कर रहे हैं। और ये स्क्रिप्ट रन करने के साथ ही साथ यहाँ पे इसने एक टेम्प फाइल भी क्रिएट कर दिया। अगर मैं इसको भी प्रिंट करूँ टेम्प फाइल को तो सेम ही चीज़ है कि जो हमने प्रिंट देखा कि इसने वही राइट किया। अब एक्सप्लॉइटेशन की तरफ आते हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं ये जो टेम्प फाइल मैंने क्रिएट किया वो मैं पास करूँगा हमारे रेड टू विन जो हमारा बाइनरी है उसमें मैंने पास कर दिया। तो इसके लिए लेस देन का कैरेक्टर देना पड़ता है और यहाँ पे फाइल नेम तो मैं दूंगा। तो यहाँ पे फिर से दिखा कि सेगमेंटेशन फॉल्ट कोडम, तो मतलब हम कंफर्म हो गया कि ये मतलब एक्सप्लॉइटेबल है, कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब मैं इसको डिबग करूँगा। तो डिबग कैसे करना, तो जो कीमू आर्म है जो मैंने बताया था जिससे हमें रन करना है, तो इसमें एक फंक्शनैलिटी होती है जिससे हम डिबग कर सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन होता है -G और यहाँ पे एक पोर्ट देना पड़ता है। जैसा मैंने पोर्ट दे दिया 9999 और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम नेम जैसा मतलब मैं प्रोग्राम को रन कर रहा था और साथ में टेम्प पास कर रहा था। तो -G से क्या होता है कि एक डिबगिंग सेशन को स्टार्ट करता है कि मतलब कि मैं रिमोटली कोई डिबगर इससे कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें एंटर दबाऊंगा तो ये वेट कर रहा है कि कोई डिबगर कनेक्ट होगा। तो अब मैं दूसरे टर्मिनल में आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करूँगा। तो इसके लिए मैं GDB यूज़ करूँगा, लेकिन नॉर्मल GDB नहीं, एक GDB मल्टी आर्च होता है, मल्टी आर्च। हाँ, तो इसको भी sudo apt इंस्टॉल से हो जाता है। तो GDB मल्टी आर्च से मैं करूँगा इस पर कनेक्ट। तो इसका सिंटैक्स पहले तो सिर्फ मैं ऐसे ही रन करूँगा GDB मल्टी आर्च। तो ये रन होने के बाद सबसे पहली चीज़ मैं ऐसा करूँगा कि सेट आर्किटेक्चर आर्म, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आर्म फाइल है तो मैं सेट आर्किटेक्चर आर्म कर दूंगा। उसके बाद में मैं इसमें कनेक्ट करूँगा। पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। अब मुझे इसमें कनेक्ट करना है तो उसके लिए जो कमांड होता है वो होता है टारगेट रिमोट, क्योंकि ये हम रिमोटली कनेक्ट कर रहे हैं और रिमोट देने के बाद हमें IP और पोर्ट देना पड़ता है। तो IP तो हमारा लोकल होस्ट ही है और कोलन पोर्ट हमारा 9999 है। जैसे किया तो ये यहाँ पर इसने लोड कर दिया और यहाँ पे ये रुका हुआ है। अब अगर मैं इसको रन करूँ, रन नहीं मतलब यहाँ पर हम रन नहीं कर सकते, डायरेक्टली हमको कंटिन्यू करना पड़ता है क्योंकि वो प्रोसेस पहले से रन हो रही है। तो अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पे मुझे सेगमेंटेशन फॉल्ट मिला 6 दिख रहा है कि ये सेगमेंटेशन फॉल्ट।
कहाँ पर 4A मतलब कि जो मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो पीसी होता है मैंने उसको 4A से राइट किया। अगर मैं IR प्रेस करूँ तो इसने तो बहुत सारे रजिस्टर प्रिंट किया, पर हम इंटरेस्टेड है सिर्फ ये वाले में। तो इसमें से हम देखा जाए तो हम R11 को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमारा जो R11 और PC को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो PC है ये मेन यही है कि जो जहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो हमें पता चला कि हाँ कि ये 4A में जंप करने की कोशिश कर रहा है। तो 4A क्या है, तो उसके लिए मैं पाइथन में, मुझे भी नहीं पता कि कौन सा कैरेक्टर है, तो पाइथन में मैं चेक करूँगा कि CHR ऑफ X 4A, तो एक्चुअल में कैपिटल कैरेक्टर J है। तो मुझे पता चल गया कि हाँ कि J जो है वो बाउंड्री है, तो मैं J की जगह पे जो भी राइट करूँगा तो वहाँ पर एग्जीक्यूशन जाएगा। तो फिर मैं अपनी स्क्रिप्ट को फिर से थोड़ी सी मॉडिफाई करूँगा। स्क्रिप्ट को मॉडिफाई क्या करूँगा कि ये जो 5B है इसकी जगह पे मैं 4A कर दूँगा, ये 4A तक होना चाहिए। और पेलोड के बाद में अब मेरे को यहाँ पे एक एड्रेस लिखना पड़ेगा कि कहाँ पे जंप होना चाहिए। अब कहाँ पे जंप होना है, तो हमें पता है कि एक read2win फंक्शन है इसमें कि जो हमें फ्लैग प्रिंट करके बताएगा, तो उसका एड्रेस होना। तो फिर से मैं डायरेक्टिव ओपन करूँगा और उससे फिर मुझे एड्रेस मिल जाएगा। तो AA ठीक है। अब AFL से फंक्शन का है, तो यहाँ पर ये दिख गया हमें read2win और इसका एड्रेस भी यहाँ पे दिख गया। तो ये एड्रेस को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ पर और यहाँ पे लिख दूँगा, जैसा कि फॉर एग्जांपल फ्लैग वेरिएबल है मेरा। तो अब मैं इसको क्या करूँगा कि ये तो हेक्साडेसिमल, लेकिन मेरे को इसको बाइट्स होना, वो भी लिटिल एंडियन फॉर्म में, क्योंकि अगर मैं इसका फाइल टाइप देखूँ, ये जो फाइल टाइप है read2win, तो ये बता रहा है कि 32 बिट LSB, मतलब कि ये लिटिल एंडियन है, लिटिल एंडियन फॉर्म में। तो मुझे उसको कन्वर्ट करने के लिए इसलिए मैंने पहले ये फंक्शंस डिफाइन कर दिया था, जिससे कि मैं लिटिल एंडियन में कन्वर्ट कर सकूँ। ये जो लेस देन का एरो है इसका मतलब लिटिल एंडियन होता है। तो मैं 32 बिट इसलिए मैं डीवर्ड यूज़ करूँगा और डीवर्ड, और इसमें मैं एड्रेस पास कर दूंगा फ्लैग का, वो जो read2win का है, तो उससे कि एग्जीक्यूशन वहाँ पे जंप होगा। तो थेरोटिकली अब ये पेलोड पूरा वर्क होना चाहिए, कुछ भी एरर नहीं आना चाहिए और हमें फ्लैग प्रिंट होना चाहिए। तो रन करके देखते हैं। सेम फिर से मैंने डिबगिंग सेशन स्टार्ट किया और यहाँ पे फिर से मैं कनेक्ट करूँगा -q, ठीक। तो -q अगर दो उसमें, तो -q से वो जो स्टार्टिंग में जो हेल्प वगैरह प्रिंट होता है वो नहीं होगा। और अगर मैं सिर्फ वो फिर से करूँ टारगेट रिमोट और अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो फिर से सेगमेंटेशन फॉल्ट आया, क्योंकि शायद से मैंने स्क्रिप्ट, हाँ क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट को रन ही नहीं किया। तो रन ही नहीं किया तो वो जो टेम्प था वो पहले की जैसा का वैसा ही लिखा था, तो मतलब कि वो टेम्प फाइल चेंज ही नहीं हुई। अब फिर से करके देखते हैं। हाँ अब मैं यहाँ पर अगर करूँ और सेट टारगेट रिमोट और अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पर ये फिर से सेक फॉल्ट हुआ कोई और जगह पर। तो अभी हमें फिर से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मैं IR करूँगा तो मुझे दिखेगा कि हाँ 616160। ओके, तो मुझे प्रॉब्लम समझ में आई कि ये क्या हो रहा है। तो अगर मैं फिर से अपनी स्क्रिप्ट देखूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये भी अपेंड कर रहा हूँ, जबकि ये नहीं करना, मुझे 4A पे ही रुक जाना है। तो मैंने वो स्टेटमेंट ही हटा दिया। अब मैं फिर से फिर से ये स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करूँगा, जिससे वो वो हो जाएगा, टेम्प फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं चेक करूँ तो इसमें सिर्फ ये यहाँ तक ही है, आई तक है, और उसके बाद फिर ये read2win का एड्रेस ये वाला जो है लिटिल एंडियन फॉर्म में। अब मैं फिर से डिबगिंग सेशन स्टार्ट करता हूँ। हाँ, और अब रन करके देखते हैं। सेट टारगेट रिमोट, हाँ ये कर लिया और अब मैं कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो मुझे फ्लैग प्रिंट हो गया। यहाँ पर ये प्रोग्राम क्रैश हुआ, लेकिन जो हमें करवाना था कि हमें फ्लैग प्रिंट करवाना था वो हो गया। अब ये विदाउट डिबगर भी वर्क करेगा, तो करके देखते हैं कि विदाउट डिबगर रन होता है क्या। तो मुझे क्या करना है, read2win और पास करना है टेम्प फाइल। ये करने के बाद ये इसने प्रिंट किया जो हमारा फ्लैग है। अगर मैं कैट करके देखो flag.txt, तो इसमें भी सेम ही चीज़ है कि यही। तो ये वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था कि कैसे मतलब आर्म में रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, कैसे स्टैक वगैरह वर्क करता है, कैसे रिटर्न एड्रेस होता है, और मतलब कि थोड़ा मतलब x86 से कैसा डिफरेंट होता है, और इसमें डिबगिंग कैसे कर सकते हैं आर्म आर्किटेक्चर में। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब।